हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आईटीसी चैप्टर के अंदर हमने अभी तक दो सेक्शन डिस्कस किए हैं। एक सेक्शन 16 जो कि बताता था कि आईटीसी की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए, और उसकी कंडीशंस क्या हैं जिसके बेसिस पे हम आईटीसी ले सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेक्शन 17 जो कि बताता था कि जो आईटीसी है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें फुल जो आईटीसी है पूरा का पूरा मिल जाए। पार्टली भी मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है इन केस ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्रेडिट इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल केसेस में आईटीसी कैसे लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर, चलिए। क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेक्शन 18। पर्सन एलिजिबल टू टेक क्रेडिट। अगर जो पर्सन है पहली बार उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, मतलब लाइबल हुआ पहली बार, तो उसके लिए बोला गया है अ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हैज बीन ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन। बोला गया है, मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, इस दिन लाइबल हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। जिस दिन वो लाइबल हुआ उसके 30 दिन के अंदर, 30 days के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। उसने अप्लाई कर दिया और रजिस्ट्रेशन भी मिल गया। रजिस्ट्रेशन भी मिल गया तो बोला गया है कि इस केस में जिस दिन वो लाइबल हुआ, जिस दिन लाइबल हुआ उससे पहले, उस दिन से पहले, मान लीजिए आपका 1 अप्रैल 2024 को लाइबल हुआ, तो 31 मार्च 2024 को जो भी इसके पास इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में, जो भी इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक क्या हो सकता है आपका, रॉ मटेरियल हो सकता है, डब्ल्यूआईपी हो सकता है, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका उसके ऊपर जितना भी आईटीसी बनता है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जितना भी आईटीसी बनता है, जो स्टॉक बचा हुआ है वो आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। इनपुट हेल्ड इन अ स्टॉक एंड इनपुट कंटेन इन अ सेमी फिनिश्ड, मतलब डब्ल्यूआईपी, और फिनिश्ड गुड हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम लाइबल टू पे। जिस दिन वो लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए उससे एक दिन पहले तक उसके बाद जो भी इनपुट पड़ा हुआ है इन स्टॉक, ठीक है, जो भी उसने गुड्स खरीदा है, इनपुट कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही, कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, इनपुट की बात हो रही है। ठीक है, तो जो कि स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका जितना रॉ मटेरियल है, डब्ल्यूआईपी है, फिनिश प्रोडक्ट है, उसके ऊपर जितना आईटीसी बनता है, ठीक है, मान लीजिए परचेज इसका था 100 रुपए का, ठीक है, उस पर 18 रुपये जीएसटी बना। ठीक है, अब 10 रुपये स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें 10 रुपये का स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। 1 तारीख को लाइबल हो गया 10 रुपये का, लेकिन अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो 10 रुपये से रिलेटेड हमारा आईटीसी कितना हो जाएगा, 1.8। 1.8 का आईटीसी उसको मिल जाएगा। ओके ओके सर। रिस्ट्रिक्शन, सर कोई रिस्ट्रिक्शन भी है कि कभी भी हम मुंह उठा के कभी भी इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हैं? तो बोला गया है कि विथ इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हमें क्लेम करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जब टैक्स इनवॉइस इशू किया उस दिन से 1 साल के अंदर हमें जो आईटीसी है वो ले लेना है, नहीं लेंगे तो लैप्स हो जाएगा। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा है पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर बट ऑब्टेन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए कोई पर्सन है,
वैसे तो वो लाइबल नहीं है, उसकी का जो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर है अभी एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही है, लेकिन उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया कि जीएसटी नंबर होना चाहिए मेरे पास, मुझे ज़्यादा बिजनेस करना है, तो उसने जीएसटी नंबर ले लिया। तो उस केस में बोला गया है, उस केस में बोला गया है कि जहाँ पे वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा है, मान लीजिए यहाँ पे वो 1/4/2024 को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करता है, ठीक है, और अप्लाई करता है, मान लीजिए इसको 15 अप्रैल को 15 अप्रैल 24 को इसको रजिस्ट्रेशन मिल गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन से एक दिन पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले जितना भी इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जितना भी इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, डब्ल्यू हो या फिर फिनिश प्रोडक्ट हो, उसका आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर भी, हाँ सर, 1 साल के अंदर उसको क्लेम करना है, अदरवाइज लैप्स हो जाए। कब से? सप्लायर ने जब इन्वॉइस इशू किया, टैक्स इन्वॉइस इशू किया, उस दिन से 1 साल के अंदर इसको अवेल करना है। Person who is not required to register but obtain voluntary registration. Input held in a stock and input contained in a semi-finished or finished goods held in stock. The day immediately preceding the date of registration. जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे एक दिन पहले का हम स्टॉक लेके चलेंगे। रिस्ट्रिक्शन है, हाँ सर, 1 साल के अंदर उसको आईटीसी लेना है इस स्टॉक का, इस स्टॉक का, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जब सप्लायर ने वो इनवॉइस इशू किया है। ओके, नहीं लिया तो सर लैप्स हो जाएगा। फिर रजिस्टर्ड पर्सन हु कीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स एंड स्विचेस टू रेगुलर स्कीम। तो इसमें बोला गया है, जो हमारा थर्ड केस है उसमें बोला गया है, मान लीजिए कंपोजिशन डीलर था, ठीक है, वो रेगुलर डीलर में आ गया। अब ये आपका वॉलंटरी भी हो सकता है या एज पर लॉ भी हो सकता है। मान लीजिए उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया, जो उसका टर्नओवर था 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया, या फिर वो खुद भी वॉलंटरी भी स्विच कर सकता है। तो यहाँ तक वो 1 अप्रैल 2024 तक कंपोजिशन डीलर था, इस दिन से वो स्विच कर गया। तो इसके लिए बोला गया है, इसके लिए बोला गया है कि इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड स्टॉक इनपुट कंटेन इज सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड इन स्टॉक एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स भी आ गए यहाँ पे, the day immediately preceding the date on which he become liable to pay under the regular scheme। तो यहाँ पे इस दिन मान लीजिए वो कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम के अंदर आ गया, लाइबल हो गया, ठीक है, लाइबल हो गया इस दिन से। तो उससे एक दिन पीछे जाएंगे हम, मतलब 31/3/2024 को देखेंगे इसके पास कितना इनपुट पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, डब्ल्यू के फॉर्म में एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, फिनिश्ड गुड के फॉर्म में एंड कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स कितना पड़ा हुआ है। तो इनके ऊपर जो आईटीसी है वो आईटीसी उसको मिल जाएगा, इनपुट का तो जो स्टॉक पड़ा है उसके हिसाब से मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स के लिए बोला गया है, कैपिटल गुड्स के केस में बोला गया है कि हम इस केस में हम प्रपोर्शनेट आईटीसी देंगे, हम प्रपोर्शनेट आईटीसी देंगे। मतलब सर, ITC on capital goods will be reduced by 5% per quarter of a year or part of the year from the date of invoice।
तो जो हमारा कैपिटल गुड्स के केस में देखेंगे कि उसका यूज़ कितना हुआ है, उसका यूज़ कितना है हर क्वार्टर में, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या करेंगे हम, जितना भी उसका यूजेस है वो हम कम करते रहेंगे। 5% हर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर कम करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कैपिटल गुड्स है, 2 क्वार्टर आपका यूज हुआ है, 2 क्वार्टर यूज हुआ है, तो क्या करेंगे हम, 5-5% रिड्यूस कर देंगे। ओके। ओके। ठीक है सर, तो ये कब से देखना है, डेट ऑफ इनवॉइस से, जो इनवॉइस का डेट होगा उस दिन से हम चेक करेंगे। ओके। ओके सर। आईटीसी क्लेम शैल बी वेरीफाइड विद द करस्पॉन्डिंग सप्लायर। जो आईटीसी उसने क्लेम किया है, आईटीसी जो क्लेम किया है वो सप्लायर के इनवॉइस से हम मैच करके चलेंगे। ITC to be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier। इस केस में भी जो ITC हो 1 साल के अंदर अवेल करना है, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा। ITC to be availed within 1 year from the date of issue of tax invoice by the supplier। ठीक है। ठीक है सर। फोर्थ, रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्जाम सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई। जहाँ पे जो पर्सन था उसकी एग्जाम सप्लाई थी, फिर बाई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने मान लीजिए उसको बोल दिया कि ये टैक्सेबल होगी आज से, तो जिस दिन वो टैक्सेबल हो रही है उससे एक दिन पहले हम इनपुट और कैपिटल गुड्स देखेंगे जो कि एक्सक्लूसिवली यूज हो रही थी एग्जाम सप्लाई के लिए। ठीक है। कब देखेंगे, द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच सच सप्लाई बिकम टैक्सेबल, और जितना उसका प्रपोर्शनेट आईटीसी होगा वो ले लेंगे। इसके लिए भी सेम कंडीशन है जो हमारा कंपोजिशन डीलर के लिए था कि 5% पर क्वार्टर कैपिटल गुड्स के केस में हम लेस करके चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर क्या आईटीसी ऐसे मिल जाएगा ना, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता। हमें जाके जीएसटी पोर्टल पे इसका एक फॉर्म आता है, फॉर्म में डिटेल भर के फिर उसको अपलोड करना पड़ता है, और जहाँ पे जो आईटीसी का क्लेम है 2 लाख से एक्सीड कर जाता है, 2 लाख से एक्सीड कर जाता है, वहाँ पे सीए या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है प्रैक्टिसिंग, उनसे सर्टिफिकेट लेके वो उसके साथ अपलोड करना पड़ता है। ओके। ओके सर। In all the above cases, a registered person has to make a electronic declaration in a prescribed form on the common portal। Common portal माने GST portal, clearly specifying the detail relating to input held in stock, input containers, semi-finished or finished goods held in a stock, and capital goods on the day mentioned in a column 4 of table above। The declaration is to be filed within 30 days, extendable by the commissioner of state or UTGST from the date when the registered person become eligible to avail ITC। कहने का मतलब है कि जब वो एलिजिबल हो जाएगा ITC लेने के, उसके 30 दिन के अंदर उसको ये फाइल करना है डिक्लेरेशन। If the claim of ITC pertaining to CGST, SGST, UTGST, IGST put together सबका मिला के, CGST, SGST, UTGST, IGST, जितने GST सबको मिला के अगर वो 2 लाख से एक्सीड कर जाता है तो डिक्लेरेशन के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी जाएगा जो सीए और या फिर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट साइन करके देगा कि हाँ इसका डिक्लेरेशन सही है, मैं सर्टिफाई करता हूँ। ओके। ओके सर, चलिए इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। जेड become liable to pay tax on 1st October and has obtained registration on 15th August with effect from 1st August। ठीक है, उसने क्या किया, लाइबल कब हुआ, 1 अगस्त को लाइबल हुआ है वो, जो जेड है 1 अगस्त को लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, और 15 अगस्त को उसको रजिस्ट्रेशन मिला। 15 अगस्त को कैसे मिल गया, 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है। हाँ सर, 15 अगस्त को तो नहीं मिलना चाहिए सर।
चलिए मिल गया। Z is eligible for ITC on input held in a stock and as a part of semi-finished goods and finished good held in a stock as on 31 July. Z can't take ITC on capital goods. तो 1 अगस्त से पहले क्या आता है सर? 31 जुलाई आता है। तो 31 जुलाई को जो भी इसका इनपुट है, क्या रॉ मटेरियल के फॉर्म में, WI के फॉर्म में, या फिर फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में, जो इसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा वो आईटीसी एक क्लेम कर सकता है। लेकिन कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कोई आईटीसी है तो वो लैप्स हो जाएगा, वो कैपिटल गुड्स का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता है। ओके ओके सर। सेकंड एग्जांपल, ए अप्लाइज फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑन 5 जून। 5 जून को अप्लाई कर रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट के सॉरी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए एंड ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 22 जून। एज एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन स्टॉक हेल्ड इन स्टॉक एज अ पार्ट ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड हेल्ड इन स्टॉक एज ऑन 31 जून। इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाला केस है। वॉलंटरी जहां पे अप्लाई कर रहा है, ये आपका 5 जून को अप्लाई कर रहा है, लाइबल नहीं है लेकिन अप्लाई कर रहा है कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए। इसको मिला कब है जीएसटी नंबर? 22 जून को। 22 जून को इसको जीएसटी नंबर मिल गया है। तो 22 जून से एक दिन पहले 21 जून को हम देखेंगे कि जो भी इनपुट इसके स्टॉक में पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा वो ये क्लेम कर सकता है। ओके ओके सर। एग्जाम्पल 3, बी अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन was paying tax under composition scheme up to 30th जुलाई। 30 जुलाई तक उसने कंपोजिशन स्कीम के अंदर जीएसटी की पेमेंट करी। हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 जुलाई बी बिकम लाइबल टू पे टैक्स अंदर रेगुलर स्कीम। कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ गया 31 तारीख को। बी विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी ऑन इनपुट held in a stock and input contained in a semi-finished or finished goods held in stock and capital goods as on 30 जुलाई। तो जिस दिन लाइबल हो रहा है, ठीक है, मतलब स्विच हो गया, जिस दिन लाइबल हो गया रेगुलर के अंदर टैक्स पे करने का, ठीक है, उसे एक दिन पहले तक जो भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक की फॉर्म में एंड कैपिटल गुड्स, उसका वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% per quarter और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस से हम क्वार्टर काउंट करेंगे, ठीक है, क्वार्टर पूरा है तो बहुत अच्छी बात है, पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी हम क्वार्टर ही मान के चलेंगे। ओके ओके सर। चलिए रिवर्सल ऑफ आईटीसी ऑन स्विचिंग टू कंपोजिशन लेवी और एग्जिट फ्रॉम टैक्स पेइंग स्टेटस। अब केस उल्टा हो गया। अभी तक क्या था कि हम टैक्स पे करने वाली कैटेगरी में आ रहे थे, अब उल्टा हो रहा है। अब उल्टा हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स पे कर रहे थे बट मान लीजिए हम कंपोजिशन स्कीम में चले गए, या फिर हमारी जो टैक्सेबल सप्लाई थी वो एग्जेम्प्ट हो गई, वो एग्जेम्प्ट हो गई। तो उस केस में क्या होगा, हमने आईटीसी तो ले रखा होगा, हाँ ले रखा होगा सर, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा हाँ चलिए, सेक्शन 18(4) require reversal of ITC when a registered person who has availed ITC switches to composition levy or when his supply get wholly exempted from the tax। अभी तक हमने केसेस देखे थे जहां पे जो पर्सन है रेगुलर स्कीम के अंदर आ रहा था, चाहे पहली फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लिया हो उसने या फिर कंपोजिशन से आपका इसमें आया है, क्या बोलते हैं, रेगुलर स्कीम में आया है। बट यहाँ पे क्या है, उल्टा है। रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा था, वहां से वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर गया, या फिर जो उसकी टैक्सेबल सप्लाई थी वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट कर दी गवर्नमेंट ने। तो उस केस में क्या होगा,
ITC on input should be reversed, रिवर्स तो करेंगे सर, proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit has been availed on such input. If invoices are not available, ITC can be reversed on the basis of prevailing market price of such goods as on date of switchover and exemption. The detail furnished on the date of prevailing market value need to be duly certified by practicing chartered accountant or cost accountant. तो जिस दिन जिस दिन स्विच हो रहा है वो उससे एक दिन पहले तक जो भी उसके इनपुट में स्टॉक में जो भी सामान पड़ा हुआ है, जो भी सामान पड़ा हुआ है स्टॉक में, उसके ऊपर जो भी आईटीसी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा उसको। ओके ओके सर, मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को ये स्विच हो गया, पहले रेगुलर में था और 1/4 से कॉम्पोजिशन के अंदर आ गया, या फिर जो सप्लाई थी उसकी एग्जाम्प्ट हो गई। ठीक है, तो 30 तारीख को देखेंगे हम, सॉरी 31 तारीख को देखेंगे कि जो भी इसका इनपुट पड़ा हुआ है, जो भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में, उसका प्रपोर्शनेटली आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में बोला गया है कि ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए कोई एसेट 20 साल यूज हो गया, वैसे तो अभी जीएसटी को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ, मान लीजिए 5 साल हो गया, 5 साल हो गया या 6 साल हो गया, तो भी सर पूरा का पूरा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? आंसर है नहीं। कैपिटल गुड्स के केस में बोला गया है कि जो कैपिटल गुड्स है उसकी लाइफ 5 साल मान ली है, एक नॉर्मल जनरल लाइफ मान ली है। तो आप देखो जो कैपिटल गुड्स है वो बिजनेस में कितने टाइम यूज हुआ है, कितने टाइम यूज हुआ है, मान लीजिए 4 साल यूज हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर 5,000 क्रेडिट लिया था मान लीजिए। ठीक है, 5 साल लाइफ मांगनी, हाँ सर, तो 4 साल यूज हो गया है, तो 5,000 से का प्रपोर्शनेट कर देंगे हम। कितना साल बचा हुआ है अभी इसका? 1 साल बचा हुआ है, तो 5,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 1, 1,000 आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स डिसअलाउ हो जाएगा, रिवर्स करना पड़ जाएगा। ओके, आईटीसी इन्वॉल्व इन द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन मंथ्स, इन मंथ में लेके चलेंगे। ठीक है, जनरली 5 साल लेके चलते हैं, उसको मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5 इंटू 12 कितने हो गए आपके? 5 इंटू 12 60, 60 वीक से कर लीजिए, सॉरी 60 मंथ से कर लीजिए। ऑफ कैपिटल गुड्स शुड बी revised on a pro rata basis, taking useful life as a 5 year. Example: capital goods has been used for 4 years 6 months 15 days. The useful remaining life in month equal to 5 month ignoring the part of the month. Part of the month ignore कर दो, कितना बचा उसको इग्नोर करने के बाद? 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो मतलब जो 15 दिन है उसको भी 1 महीना मान लिया है। ठीक है, 1 महीना उसको मान लिया है, तो टोटल कितना हो गया? 7 ईयर प्लस, सॉरी 4 ईयर प्लस 7 मंथ्स, तो 5 महीने बच गए। तो जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट इंटू मल्टीप्लाई बाई जितना रिमेनिंग लाइफ बचा है, कितना बचा है? 5 मंथ डिवाइड बाई टोटल 60, जितना निकल के आएगा उतना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को। The registered person has to debit the electronic credit or cash ledger by reversal the amount in respect of input held in a stock or input contained in a semi-finished and finished good held in a stock and capital goods on the day immediately preceding the date of switchover and date of exemption। तो वही डेट जो मैंने बताई आपको कि जिस दिन उसका स्विच ओवर हुआ है या सप्लाई एग्जाम्प्ट हुई है, उससे एक दिन पहले का हमें इनपुट और कैपिटल गुड्स देखना है, और उतना अमाउंट हमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रिवर्स कर देना है या कैश में पे कर देना है। ओके ओके सर। बैलेंस ऑफ आईटीसी इफ एनी लेइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर लैब्स।
इसको रिवर्स करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जिसमें हमारा आईटीसी हम उसमें क्रेडिट करते हैं, मेंटेन करते हैं, जैसे हम बुक्स टैली में मेंटेन करते हैं कोई एंट्री। हाँ सर, सेम जीएसटी पोर्टल पे भी तीन लेजर बने हुए हमारे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लेबिलिटी लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक लेबिलिटी लेजर के अंदर हमारा जो आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जो टैक्स है उसकी डिटेल आती है। जो ये है आपका क्या नाम है क्रेडिट लेजर, उसमें आईटीसी की डिटेल आती है, और जो कैश लेजर है उसमें कितना हमने बैंक से पे किया उसकी डिटेल आती है। तो क्रेडिट लेजर के अंदर जिसमें हम आईटीसी का जो अमाउंट है क्रेडिट वो ट्रांसफर करते हैं, अगर कुछ बच रहा है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, तो वो आपका लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कैंसिलेशन नेक्स्ट है आपका। Cancellation of registration also require reversal of ITC on input held in a stock containing a semi-finished goods and finished good held in a stock, capital goods or plant and machinery on the day immediately preceding the date of cancellation date. The amount to be reversed on an input and capital goods is computed in a manner as applicable to subsection 4 of section 18। जैसे ऊपर दे रखा है वैसी कैंसिलेशन के केस में भी हमें कैलकुलेट करके चलना है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, 1/4/2023 को उसका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, खुद कराया है या गवर्नमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो भी कैंसिल कर सकता है। तो 31/3/2024 को जो भी इसका इनपुट होगा, ठीक है, और जो भी कैपिटल गुड्स होगा उसके ऊपर जो भी आईटीसी होगा प्रोपोर्शनली हम उसको रिवर्स कर देंगे, जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमने देखा था। ओके, ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। ITC to be reversed on an input and capital goods is calculated separately for ITC of CGST, AGST, UTGST and IGST। कहने का मतलब जो हमारा CGST है, AGST है, UTGST है एंड IGST है, तो सबका हमें अलग अलग रिवर्सल निकालना है। ये नहीं कि तीनों को ऐड किया और जो टोटल आया उसका रिवर्स करके निकाल दिया ना, तीनों का स्पेसिफिकली हमें वर्किंग करके आईटीसी जितना प्रपोर्शनेट रिवर्स करना है उतना निकालना पड़ेगा। ओके, द रिवर्सल अमाउंट इज एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टू द रजिस्टर्ड पर्सन। अब ऐसा क्यों लिखा रहता है मेरे अभी तक समझ में नहीं आया। देखिए क्या होता है जब हम 3V फाइल करते हैं, इसमें बोला गया है कि जो रिवर्स अमाउंट किया है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होना चाहिए। जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं, ठीक है, तो टेबल 4 आपका ATC का होता है उसमें, ठीक है, टेबल 3 में आउटवर्ड एंड आरसीएम की डिटेल जाती है जिस पे हमें टैक्स पे करना है, टैक्स कितना पेबल करना है, और टेबल 4 में आईटीसी की डिटेल जाती है। तो उसमें दो पार्ट बने होते हैं, एक ए एक बी। ए में आपका ग्रॉस आईटीसी आता है और बी में रिवर्स का अमाउंट आता है। तो जब हम कोई आईटीसी रिवर्स करेंगे, जब हम कोई आईटीसी रिवर्स करेंगे तो उतने से तो ऑलरेडी हमारा जो टैक्स पेबल है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये का आईटीसी है, हमने 20 रुपये रिवर्स कर दिया, 80 बचा, तो 20 रुपये से मुझे ज़्यादा कैश पे करना पड़ेगा, 20 रुपये से ज़्यादा मुझे कैश पे करना पड़ेगा। तो क्या है आपका टैक्स पेबल उतने से ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। ओके, ओके सर। तो इसमें लिखा हुआ है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, बट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। Amount payable on a supply of capital goods or plant and machinery on which ITC has been taken। अब कई बार क्या होता है कि कोई कैपिटल गुड्स है या कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसको हम बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, हमने उसी को बेच दिया, हमने उसी को बेच दिया। तो उस केस में क्या बोला है, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी और कैपिटल गुड जिसको हम बिजनेस में यूज कर रहे थे हमने उसको बेच दिया,
तो उस केस में हमें देखना है, उस केस में भी हमें अपने को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना आईटीसी रिवर्स करना है? इफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन आर सप्लाइड आउटवर्ड, जो हम यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए उसी को हमने सप्लाई कर दिया कि ले जाओ भाई, ठीक है, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ही मस्ट पे an amount that is higher of the following, higher of the following। पहला है टैक्स ऑन ट्रांजैक्शनल वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जितने पे हम सेल कर रहे हैं, जितने में हम सेल कर रहे हैं उस प्लांट एंड मशीनरी को, ठीक है, उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितना हमें पैसा मिल रहा है उसके बदले, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। इसमें तो कोई डाउट है नहीं? हाँ सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, आईटीसी टेकन ऑन सच गुड्स रिड्यूस बाय 5% per quarter of the year or part thereof from the date of issue of invoice for such goods। तो हम हर साल 5% क्वार्टर में से रिड्यूस करते रहेंगे, हर उसमें 5% हर क्वार्टर का कम करते रहेंगे। कहने का मतलब जो आईटीसी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का बचा हुआ है आपका कैपिटल गुड्स का, ठीक है, वो, ठीक है, आईटीसी जो निकल के आएगा ये, और जितना सेल किया उसके ऊपर जो टैक्स पेबल है, दोनों में जो भी हायर है, जो भी हायर है वो हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, ओके सर, चलिए। आईटीसी pertaining to remaining useful life of capital goods to be computed separately for आईटीसी, जैसे कि इनपुट के लिए किया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों का अलग अलग हमें निकाल के चलना है। Where the amount of ITC remaining so determined exceed the tax payable on transactional value of goods, capital goods, such amount need to be paid, thus should be added to the output tax liability। कोई मतलब नहीं है इसका। If refractory bricks, mold, die, jigs and fixture are supplied as a scrap, the taxable person may pay tax on a transactional value। इस केस में हमें जो ब्रिक्स है, जो ईंट आती है, मोल्ड डाइज वगैरह आती हैं, उस केस में हम ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि इन केसेस में हमारा वैसे भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, ब्रिक, मोल्ड, डाइज, जिक्स, ठीक है, ठीक है सर। अंडर रूल 44(6), आईटीसी इन्वॉल्व इन रिमेनिंग यूजफुल life in month of the capital goods is reversed on a pro rata basis, taking the useful life of 5 years। देखिए, एक साल में आपके कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर, ठीक है, तो 5 में कितने हो गए आपके? 5 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 20। हम हर साल 5% कम करेंगे, तो 5 साल में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 हर क्वार्टर में करेंगे, टोटल 20 क्वार्टर है, तो 5% इंटू 20, टोटल 100% वैल्यू इसमें कवर हो जाती है, ठीक है, ठीक है सर, चलिए। ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कई बार क्या होता है कि जो पर्सन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। मान लीजिए मान लीजिए बिजनेस ट्रांसफर कर दिया एक पर्सन ने दूसरे को, या फिर दो कंपनीज हैं उनका आपस में अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, तो उस केस में जो पहली कंपनी है उसके पास जो आईटीसी बचा हुआ है वो कैसे ट्रांसफ़र करे? तो उसके लिए बोला गया है, प्रोसीजर दिया गया है, जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली जो कंपनी है जिसको आईटीसी का अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिटेल देके उतना आईटीसी सामने वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकती है। ओके, ओके सर। In case of sale, merger, demerger, amalgamation, lease, transfer or change in ownership of a business of etc। सेल क्या हुआ? हमने बिजनेस ही सेल कर दिया,
मर्जर मतलब दो कंपनीज आपस में मर्ज हो गई। डीमर्जर एक ही कंपनी थी उसके दो पार्ट हो गए। अमलगमेशन दो कंपनीज आपस में मिल के एक हो गई। लीज, ट्रांसफ़र और चेंज इन ओनरशिप, मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप थी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो उस केस में द आईटीसी shall remain unutilized in the electronic credit ledger of registered person can be transferred to new entity। जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो एंटाइटी है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो अनयूटिलाइज बैलेंस पड़ा हुआ है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है। प्रोवाइडेड देयर इज a specific provision for transfer of liability in such change in constitution, जो कि हमारे एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है। ये सर्कुलर नंबर है, उसमें बता रखा है कि कैसे करना है। In case of demerger, ITC will be apportioned in the ratio of value of asset of new unit as specified of demerger scheme। Here the value of asset मतलब कहने का मतलब demerger में क्या होता है, ये कंपनी है, इसी से दो कंपनी बन गई, इसी के दो पार्ट बन गए। तो बोला है कि जो न्यू, जो इससे पार्ट अलग होके गया है उसकी वैल्यू ऑफ एसेट देख लीजिए। ठीक है, और टोटल कितना था उसके अकॉर्डिंगली इसको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। मान लीजिए टोटल में से 30% वैल्यू हमने ट्रांसफ़र कर दी। डीमर्ज जो कंपनी है, जो नई कंपनी टूट के बनी है, उसमें 30% वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफ़र कर दिए। तो जो आईटीसी होगा उसका भी 30% हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, ओके सर। द रजिस्टर्ड पर्सन शुड furnish the detail of change in a constitution on the common portal। जो भी होना है सब जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही होना है। एंड सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ भाई इसने जो किया है सब सही किया है, प्रोविजन को मीट किया है, इतना बनता था इतना ट्रांसफ़र किया है। ओके, ओके सर। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन ऑब्टेनिंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट यूनियन टेरिटरी। मान लीजिए यूपी है, ठीक है, यूपी में आगरा में मेरा रजिस्ट्रेशन था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि दो जगह और रजिस्ट्रेशन ले लिया। मान लीजिए लखनऊ में ले लिया और एक मुगल सराय में ले लिया। ठीक है, मुगल सराय में ले लिया। और सेम स्टेट में ले सकते हैं, यूटी में ले सकते हैं एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन। आंसर है यस, ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ वर्टिकल बिजनेस हम एक स्टेट में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो इस केस में मान लीजिए इनसे रिलेटेड जो आईटीसी होगा जो मुझे इनको ट्रांसफ़र करना है, क्या मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? आंसर है यस। थ्रू कॉमन पोर्टल प्रिस्क्राइब फॉर्म भर के मैं आईटीसी इनको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सेक्शन 25 अनेबल। सेक्शन 25 क्या होता है, इसमें प्रोविजन बता रखे हैं, प्रोसेस बता रखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अनेबल द टैक्स पेयर टू obtain सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेसेस ऑफ अ बिजनेस विद इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। द रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफरर having separate registration for multiple places of a business within a state union territory can transfer unutilized ITC wholly or partially laying in his electronic credit ledger to any or all of newly registered places of business in the ratio of value of asset held by them at the time of registration। Here the value of asset means the value of entire asset of a business irrespective of whether ITC has been availed or not। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी इनके उसके अकॉर्डिंगली हम आईटीसी इनको ट्रांसफर कर देंगे। द रजिस्टर्ड पर्सन शुड फर्निश अ प्रिस्क्राइब डिटेल ऑन अ कॉमन पोर्टल विद इन 30 डेज फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच सेपरेट रजिस्ट्रेशन। 30 दिन के अंदर उनको ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है। जब उसका इन लखनऊ का और मान लीजिए मुगल सराय का ये आ जाएगा मेरे पास, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। अपॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच डिटेल बाय ए न्यूली registered person transferee on a common portal, the
अनयूटिलाइज आईटीसी गेट क्रेडिटेड टू हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो हमारा ट्रांसफ़र तो हो गया, जो आईटीसी ट्रांसफ़र कर रहा है। अब जो रिसीव करने वाला है, जैसे कि लखनऊ और मुगलसराय, इनको अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके जीएसटी नंबर से लॉगिन करेंगे, और तो उनके पोर्टल पे ये आईटीसी दिख रहा होगा, तो इनको वहाँ पे जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा ही आईटीसी है। तो जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से उठ के इनके पास वो आईटीसी इनके लेज़र में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में आ जाएगा। ओके। ओके सर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है हमारी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सर? अभी तक मैंने आपको बताया था कि हम जीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं, आउट जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है उस पर जीएसटी लगता है, बट मैंने उसका बाइफिकेशन नहीं बताया था। बाइफिकेशन नहीं बताया था कि बस बता दिया था कि अगर लोकल सेल है, विद इन स्टेट सेल हो रहा है, तो सीजीएसटी या जीएसटी लगेगा, और इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा? आपका आईजीएसटी लगेगा। अब अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये पर्सन है, ठीक है? ठीक है सर। ये इनपुट सप्लाई मतलब इनवर्ट सप्लाई हो गई, और ये आउटपुट सप्लाई मतलब आउटवर्ड सप्लाई हो गई, ठीक है? ठीक है सर। अगर लोकल इनवर्ट सप्लाई है, ये लोकल इनवर्ट सप्लाई लेता है, तो क्या लगेगा? सी जी एस टी, जी एस टी पे करेगा सामने वाली पार्टी को। हाँ सर। और ए विथ इन स्टेट ही आउटवर्ड सप्लाई करता है, तो अपने आउटवर्ड सप्लाई पे कौन सा टैक्स पे करेगा? सी जी एस टी, ए जी एस टी पे करेगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। मान लीजिए सप्लाई बाहर से लेता है, दूसरे स्टेट से लेता है, इंटर स्टेट सप्लाई लेता है, तो उस केस में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। जो इसको बिल देगा वो अपने बिल पे आईजीएसटी चार्ज करके देगा। और ए मान लीजिए किसी और स्टेट में सेल कर रहा है, दिल्ली का है, यूपी में सेल कर रहा है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा इंटर स्टेट सेल में, ठीक है? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी के बदले आप यूटीजीएसटी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं, इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं, या इसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, सीजीएसटी को हम किन किन से एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट से, एचजीएसटी को हम किस किस से एडजस्ट कर सकते हैं, और आईजीएसटी का जो इनपुट है, इनपुट टैक्स है, वो हम कौन से आउटपुट टैक्स से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? दो चीज़ें आ गई कि क्या हम एक टैक्स को दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मैनर क्या है, किस मैनर में करके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उठाएंगे हम आईजीएसटी को, इनपुट टैक्स सबसे पहले क्या उठाएंगे? आईजीएसटी को, ठीक है? उसको सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आईजीएसटी के लिए, ठीक है? आईजीएसटी के लिए यूज़ हो गया, हाँ सर। फिर हम उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में से किस जिस पे भी मन करे, चॉइस है, जितना भी मन करे प्रपोर्शन, किसी भी प्रपोर्शन में, आप चाहे तो पूरा का पूरा सीजीएसटी से एडजस्ट कर दो, चाहे तो पूरा का पूरा एचजीएसटी से एडजस्ट कर दो, आपके ऊपर है। या 50-50 कर दो, 40-50 कर दो, 40-60 कर दो, 30-70 कर दो, आपके ऊपर है, ठीक है? तो सबसे पहले जो इनपुट टैक्स है आईजीएसटी का, उसको सबसे पहले आउटपुट जो आईजीएसटी आउटपुट टैक्स आईजीएसटी है उससे एडजस्ट करेंगे। फिर सीजीएसटी और एचजीएसटी जो बचा होगा, जिससे आप चाहे उससे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। एडजस्ट करने के बाद अगर आईजीएसटी का अमाउंट पूरा ख़त्म हो गया है, इनपुट टैक्स पूरा ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम सीजीएसटी को उठाएंगे। सीजीएसटी को सबसे पहले सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, देन अगर बच गया तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे। सीजीएसटी और एचजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। सीजीएसटी और एचजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते, क्यों?
इसकी पावर सेंट्रल के पास है, इसकी भी पावर सेंट्रल के पास है, इसकी पावर सेंट्रल के पास नहीं है, स्टेट के पास है। आईजीएसटी में से भी कुछ पोर्शन आपका सेंटर को जाता है, कुछ स्टेट का, इसीलिए ये दोनों से सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो सीजीएसटी के केस में सबसे पहले सीजीएसटी से करेंगे, फिर आईजीएसटी से करेंगे। लेकिन सेट ऑफ करने से पहले जो आईजीएसटी का अमाउंट है पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा सेट ऑफ हो जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। However, no set off with HGST is allowed. HGST के साथ हम सेट ऑफ नहीं कर सकते सीजीएसटी को। फिर HGST, सबसे पहले HGST को HGST के आउटपुट से एडजस्ट करेंगे, देन IGST के साथ एडजस्ट करेंगे। IGST से तभी एडजस्ट करेंगे जब हमारा CGST का ITC खत्म हो गया हो, ITC खत्म हो गया हो। Only after ITC of CGST is fully exhausted. ठीक है, ठीक है सर। नो सेट ऑफ CGST इज अलाउड, नो सेट ऑफ CGST इज अलाउड। तो AGST और CGST को आपस में हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो क्या बन के आया हमारा, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। IGST पहले किससे सेट ऑफ करेंगे, IGST से सेट ऑफ करेंगे, फिर CGST और AGST आपके ऊपर है, किसी भी प्रपोर्शन में कर लो। ठीक है, IGST पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद हम CGST को देखेंगे। CGST को सबसे पहले CGST के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद अगर बच गया तो फिर IGST के साथ करेंगे। ओके ओके सर। फिर HGST, HGST को हम सबसे पहले HGST के साथ करेंगे, फिर IGST के साथ करेंगे। हाउएवर HGST को हम IGST से तभी सेट ऑफ कर सकते हैं जब ये CGST पूरा का पूरा ख़त्म हो गया हो। ठीक है, ये आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे, ये आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकते। ओके ओके सर, चलिए तो ये हमारा मैनर है और ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में हमें सेट ऑफ करना है। चलिए, रिस्ट्रिक्शन और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जो हमारा कमिश्नर है वो अपने नीचे वालों को भी पावर दे सकता है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी पावर है कि अगर उसको लगता है कि ये आईटीसी गलत यूज़ कर रहा है या कर सकता है, तो उस केस में वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि आप आईटीसी यूज़ नहीं कर सकते। द कमिश्नर और ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर authorized by him is empowered to impose restriction on utilization of ITC available in a electronic credit ledger if he has reason to believe, उसके पास रीजन है कि ये कुछ गलत कर सकता है, that such ITC has been fraudly avail and is ineligible। या तो उसने फ्रॉड से ITC ले रखा है या फिर वो ITC इलिजिबल है। The restriction can be imposed in the following circumstances। अब circumstances बताएगी कौन कौन से circumstances के अंदर वो impose कर सकता है restriction। तो कौन कौन सा है, चलिए। ITC has been availed by the registered person on the basis of tax invoice, debit note, prescribed document issued by non-existent registered person, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा सप्लायर जो कि है ही नहीं, और बाय ए सप्लायर नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस। कुछ लोग ऐसे ही बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं, सिर्फ जीएसटी इनवॉइस दूसरे को देते हैं ताकि उसको आईटीसी मिल जाए, एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं करते। फ्रॉम द प्लेस डिक्लेयर्ड इन रजिस्ट्रेशन और विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुई लेकिन उसने इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी ले लिया, तो उस केसेस में हो सकता है। और in respect of any supply the tax in respect of which has not been paid to the government, या वो सप्लाई जिसके ऊपर सप्लायर ने टैक्स ही पे नहीं किया गवर्नमेंट को। तो देखिए क्या करते हैं, बहुत सारे सप्लायर क्या करते हैं, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है, रियल लाइफ में बता रहा हूँ क्या करते हैं। इसने इन्वॉइसेस दे दिए,
अब उसके बेसिस पे ये आईटीसी क्लेम कर लेगा, आईटीसी क्लेम कर लेगा। ज़्यादातर जो फैमिली वाले ही करते हैं कि दूसरे फैमिली मेंबर के नाम पे जीएसटी नंबर ले लिया और फिर आपस में एंट्रियाँ घुमाने का काम करते हैं। तो आईटीसी मिल गया, कुछ टाइम बाद ये अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवा के गायब हो जाता है, इसको आईटीसी मिल गया। तो अब क्या हो रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट इसके पीछे भी पड़ा हुआ है, इसके पीछे भी पड़ा हुआ है कि आप टैक्स तो हमें मिला नहीं, आप ये देगा तो ठीक है, नहीं तो आप दो। दोनों को ही नोटिस जा रहे हैं अब। तो जहाँ पे जहाँ पे इनवॉइस इशू किया है उस पर्सन ने, जो कि है ही नहीं, या फिर वो सप्लायर बिजनेस ही नहीं करता, सिर्फ इनवॉइस देता रहता है कि आप इसके बेसिस पे आईटीसी ले लो, या फिर इनवॉइस आ गया लेकिन गुड्स सर्विसेज हमें रिसीव नहीं हुई, या फिर जो उस इनवॉइस का टैक्स था, उस इनवॉइस के ऊपर टैक्स था, वो गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया सप्लायर ने। तो इन केसेस में जो कमिश्नर है या असिस्टेंट मैनेजर है, उससे ऊपर के ग्रेड का कोई भी ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है आईटीसी के ऊपर कि आप आईटीसी नहीं ले सकते इनका। ओके, ओके सर। द रजिस्टर्ड पर्सन availing ITC has been found not existent or not to be conducting any business from registered place of business। जो पर्सन अवेल कर रहा है, अब रिसीवेंट की बात कर रहे हैं, जो पर्सन अवेल कर रहा है आईटीसी वही नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ चला गया। ठीक है, उसका हम जीएसटी वाले, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ऑफिस ढूंढ रहे कि ऑफिस कहाँ चला गया, बट ऑफिस मिल ही नहीं रहा। या फिर ऑफिस तो है लेकिन वहाँ से कोई बिजनेस नहीं करता, ऐसे ही खोल के बैठा हुआ है। ओके, ओके सर। The registered person availing ITC is not in possession of tax invoice, debit note or any prescribed document valid to it। आईटीसी ले लिया, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने पूछा कि तुमने इस पे आईटीसी कैसे लिया, तो बोलता है सर, खो गया सर। तो ऐसे थोड़ी होता है खो गया। तो कहने का मतलब, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो इनवॉइस भी होना चाहिए। ये बहाना नहीं चलेगा कि आईटीसी इनवॉइस खो गया या कोई चुरा के ले गया या मिसप्लेस हो गया, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। अगर आईटीसी लिया है तो उसका इनवॉइस भी आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके, ओके सर। If the ITC is so availed, the restriction can be imposed by not allowing such ITC to be used for discharging any liability under Section 49 and not allowing refund of any unutilized amount of such ITC। तो रिस्ट्रिक्शन क्या लगा सकते हैं कि आप इसको आउटपुट जो टैक्स है उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, या फिर आप इसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। सच रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन। जिस दिन इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शन उससे 1 साल तक वैलिड रहता है, 1 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन कमिश्नर के पास अथॉरिटी होती है कि वो इसको एक्सटेंड कर सकता है अगर उसको लगता है कि करना नेसेसरी है। ओके, ओके सर। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब ये क्या है सर, इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है कि मान लीजिए आउटपुट टैक्स लेवल्टी हमारी है 100 रुपये। ठीक है, तो बोला गया कि इसका 99%, मतलब 99 रुपये आप आईटीसी से सेट ऑफ कर सकते हो। 1 रुपया आपको, 1% मतलब 1 रुपया आपको कैश में ही देना पड़ेगा, 1% आपको कैश में ही देना पड़ेगा। हाउ एवर रूल 86B is applicable to the registered person having value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeding 50 lakh। जिनका 50 लाख से ऊपर है टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड को छोड़ के, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जिनका 50 लाख तक है, 50 लाख तक है टर्नओवर सप्लाई, उनको उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर ये 1% वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ओके, ओके सर। नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बता दिया आपको। हाउ एवर इसके भी कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, क्या सर?
पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ मोर देन 1 लाख, अगर कोई 1 लाख से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करता है, लास्ट 2 साल में उसने पे करा है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि 1% वाली कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। पर्सन कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर है, कर्ता, प्रोपराइटर, मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ 2 पार्टनर, वोल टाइम डायरेक्टर, मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन एंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, इन केसेस में अगर इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा की पेमेंट करी है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर की, जिसका रिटर्न फाइलिंग का टाइम एक्सपायर हो गया है, तो उस केस में 1% वाली कंडीशन इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। Receipt of refund of input tax credited more than 1 lakh. Rule 86B is not applicable where registered person has received a refund amount of more than 1 lakh on account of unutilized ITC under zero rated supply made without payment of tax और inverted duty structure। जहाँ पे ITC का रिफंड मिला है 1 लाख से ज़्यादा, ड्यू टू एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई किया है, SCZ कोड सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, आपका ITC ज़्यादा होता है और आउटपुट कम होता है, तो इस केस में जो भी डिफरेंस निकल के आता है वो रिफंड हो जाता है। रिफंड मान लीजिए ITC है 100 रुपया, आउटपुट है 50 रुपया, और हर बार ऐसे ही होता है, ये ITC हमेशा ज़्यादा होता है, तो इस केस में इसका प्रोसीजर है, जो बैलेंस ITC बच जाता है वो रिफंड कर दिया जाता है, पर्सन को रिफंड कर दिया जाता है। ओके ओके सर। इट इज pertinent to note that refund should has been received in a preceding financial year। जो रिफंड मिला है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना है हमें, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखना, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके पिछले साल को देखना है। थर्ड, पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लेबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट लेबिलिटी इन करंट फाइनेंशियल ईयर। अब ये क्या है सर, मान लीजिए कोई पर्सन है, 23-24 का लेते हैं, मान लीजिए अप्रैल से लेकर उसका सितंबर तक जो टर्नओवर है 30 लाख है, ठीक है, 30 लाख है, और इसके ऊपर GST निकालिए, कितना आता है, 18% GST निकालिए, ये आया आपका इतना। ठीक है, ठीक है सर, इतना आया। मान लीजिए, तो इस केस में मान लीजिए उसने 5 लाख कैश लेजर से ही पे किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसी से पे किया है, क्रेडिट लेजर से कम पे किया है। तो उस केस में जब हम अक्टूबर का देखेंगे, तो उस केस में अगर 1% एक्सीड भी कर गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1% एक्सीड भी कर गया तो भी कोई इशू नहीं है। कुमुलेटिव बेसिस पे अगर 1% से कम है, उसने कैश से ज़्यादा पे कर रखा है, तो नेक्स्ट मंथ में अगर 1% बढ़ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर। If the registered person has discharged his output tax liability through electronic cash ledger for an amount in excess of 1% of total output liability applied cumulatively up to said month in the current financial year, the restriction under rule 86B shall not apply। ठीक है, पूरा टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर का अगर 1% से ज़्यादा कुमुलेटिव बेसिस पे अगर 1% से ज़्यादा जमा कर रखा है उसने कैश के थ्रू, तो अगर किसी मंथ में अगर कम भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुमुलेटिव बेसिस पे अगर पूरा हो रहा है तो। इट इज़ पर्टेन टू नोट दैट GST liability paid under RCM should not be taken into account while calculating total output liability paid through electronic cash ledger। RCM का हम
इसमें कंसिडरेशन नहीं लेंगे, आरसीएम की जो लेबिलिटी है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे भी आउटपुट टैक्स लेबिलिटी की बात की जा रही है यहाँ पे, आरसीएम की बात नहीं की जा रही। और फोर्थ है हमारा स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन। इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पीएसयूज हैं हमारे, लोकल अथॉरिटी एंड स्टेटरी बॉडी, इन केसेस में 1% वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है। ओके ओके सर, चलिए अब क्वेश्चन करें। हाँ सर, क्वेश्चन कर लेते हैं सर। एग्जाम्पल 1, ABC Company Limited, registered under GST, is engaged in the manufacture of heavy machinery. It procured the following item during the month of July. जुलाई में उसने ये आइटम मंगाए। किस में एंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। Determine the amount of ITC that can be availed by ABC Company Limited for the month of July by giving necessary explanation for treatment of various items. Subjected to the information given above, assume that the all condition necessary for availing ITC has been fulfilled. तो कह रहा है कि सारी कंडीशन फुलफिल है, अब बताओ कितना मिलेगा। पहला है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मर खरीद के लाया है जिसका यूज हो किस में करेगा, किस में करेगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा सर? प्लांट एंड मशीनरी मिल जाएगा सर। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को धोने के लिए उसने ट्रक रखे हुए हैं। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा सर? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के ऊपर आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलता है सर। फोर्थ है कुछ खाने पीने के सामान दिए गए कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट। तो खाने पीने का हमें आईटीसी नहीं मिलता है, इसका आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेज के ऊपर आईटीसी नहीं मिलता है हमें। तो कितना हो जाएगा टोटल? 8,20,000, इतने का आईटीसी हमें मिल जाएगा। ओके ओके सर। Example 2, XYZ Limited, registered under GST, is engaged in a manufacture of taxable goods. Okay, compute the ITC that can be availed by XYZ Limited for the month of October from the following particular. उससे पहले नोट पढ़ लेते हैं क्या बोला है। Subject to the information given above, assume that all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. The annual return for the previous financial year was filed on 15th सितंबर। 15 सितंबर को इसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है। ओके, बड़ी जल्दी लगी हुई है इसको फाइल करने की है। लोग दिसंबर तक फाइल करता है, ये सितंबर में ही फाइल करके बैठा हुआ है। चलिए, इनवर्ट सप्लाई इनपुट है 1,00,000 जीएसटी। वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी वाज पेबल ₹10,000 इज मिसिंग। एक इनवॉइस मिसिंग है, मिल जाएगा आईटीसी? नहीं मिलेगा सर। तो इसके ऊपर कितना मिलेगा? 90,000। 10,000 के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। इनपुट बी, इनपुट आर रिसीव्ड बाय इन 2 लॉट, फर्स्ट लॉट हैज बीन रिसीव्ड इन अक्टूबर। हम कौन से महीने का फाइनल कर रहे हैं? अक्टूबर का ही। तो 2 लॉट में आने थे, पहला लॉट अक्टूबर में आया, तो अक्टूबर में इसने 50,000 बुक कर लिया। मिलेगा नहीं मिलेगा? आंसर है नहीं मिलेगा। जब लॉट के केस में जब आखिरी लॉट रिसीव हो जाएगा, जब आखिरी लॉट रिसीव हो जाएगा उस टाइम पे हम आईटीसी पूरा का पूरा ले सकते हैं। तो 50,000 का आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। फिर कैपिटल गुड्स 1,20,000, XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on the full invoice value. तो इसने क्या किया कि जीएसटी के साथ ही जो वैल्यू थी कैपिटल गुड्स की प्लस जीएसटी पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर दिया। तो इस पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। तो बोला गया है कि या तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो इनकम टैक्स के अंदर या फिर आईटीसी ले लो। तो डेप्रिसिएशन ले रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। एक ही बेनिफिट 2 बार नहीं देंगे हम। इनपुट सर्विस 2,25,000, वन इनवॉइस डेटेड 20 जनवरी ऑन विच जीएसटी पेबल वाज 50,000 was missing and has been found in October. पिछले साल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई इनवॉइस था 50,000 का, ठीक है, वो अक्टूबर में मिला इसको।
बट एनुअल रिटर्न तो पहले फाइल कर दिया। पिछले प्रीवियस ईयर का जो हमारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का डेट क्या होता है, मान लीजिए जनवरी 23 का था आपका, तो इसका एनुअल ये क्या होगा, लास्ट डेट कब तक ले सकते हैं इसका, 23 तक ले सकते थे, 23 तक ले सकते थे। और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न इसने 15 सितंबर को ही फाइल कर दी थी, इसको भी बहुत जल्दी हो रखी थी, अक्टूबर में जाके इसको पता चला। तो एक बार एनुअल रिटर्न फाइल हो गई, उसके बाद आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, अब आईटीसी नहीं मिलेगा, तो 50,000 के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 225 माइनस 50,000, तो ये हो गया 1,75,000। तो 90,000 प्लस 1,75,000, 265 का आईटीसी इस केस में अपने को मिल जाएगा। ओके, ओके सर, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 3, XT Private Limited, supplier of goods, pay GST under regular scheme. Okay, he had he has made the following outward taxable supply. उसने ये taxable supply मिली करी in the tax period. Interstate interstate supply of goods. तो इसके ऊपर क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इसके ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा। सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन बनाया है, सिंपल सा टैक्स निकाल के दे देता क्या जाता, तो डराने के लिए जानबूझ के क्वेश्चन को इतना बड़ा बनाया कि बच्चा बेचारा परेशान हो जाए देख के कि ये क्या आ गया। It has also furnished the following information in respect of purchases made by it in the tax period. इंट्रा स्टेट परचेज है 2 लाख की, इसके ऊपर क्या पे किया होगा इसने, CGST SGST। और इंटर स्टेट के केस में 50,000, इसके ऊपर क्या पे किया होगा, IGST। ओपनिंग बैलेंसेज ये दे रखे हैं, रेट दे रखा है 9% 18%। बोथ इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। ऑल द condition necessary for availing the ITC has been fulfilled. Compute the minimum GST payable in cash. Minimum GST निकालना है हमें, payable in cash by the XT Private Limited for the tax period, making suitable assumption as required. तो सबसे पहले आउटवर्ड टैक्स निकालते हैं, आउटपुट टैक्स निकालते हैं पहले। CGST SGST और IGST। तो 8 लाख का 9%, ये 9% हो गया और ये 18% हो गया। 8 लाख का 9% कितना हो गया सर, 72,000 रुपये, ये भी 72,000 रुपये। और 3 लाख का 18%, 54,000 रुपये। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स हमारे ये निकल गया। अब इनपुट निकालते हैं, 2 लाख के ऊपर और 50,000 के ऊपर। CGST SGST निकालिए, 2 लाख का 9%, 18,000 और 18,000। और 50,000 के ऊपर इंटर स्टेट के केस में IGST लगेगा, 50,000 के ऊपर 18%, 9,000 रुपये। इतना इनपुट निकल के आया। ठीक है, ठीक है सर। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था, CGST का है 54,000, CGST का है नील, IGST का है 70,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 75,000, ये हो गया 18,000
और ये हो गया हमारा 79,000। इतना हमारे पास आईटीसी पड़ा हुआ है, इतना हमारे पास टैक्स पे करना है। ठीक है, ठीक है सर। तो इन्होंने बोला है कि ऐसा टैक्स पे करना है कि कम से कम पैसा देना पड़े, बैंक से कम पैसा जाए, तो आईटीसी ज़्यादा अवेल करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखिए, जो हमारा एजीएसटी है, ठीक है, जो हमारा एजीएसटी है, पहले आईजीएसटी को हम आईजीएसटी से सेट ऑफ कर लेंगे, 54,000 है। जो बाकी बचेगा उसको हम सीजीएसटी से भी कर सकते हैं, सीजीएसटी से भी कर सकते हैं, जीएसटी से भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है क्या, कि एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो कम है, क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम है। तो अगर हम आई आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद अगर सीजीएसटी से सेट ऑफ कर देंगे, तो एजीएसटी के केस में हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम है, तो कैश से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे, फिर जो बचेगा, जितना बचेगा सारा का सारा एचजीएसटी से सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। सारा खत्म करने के बाद फिर सीजीएसटी को सीजीएसटी और एचजीएसटी को एचजीएसटी से करके जो निकलेगा वो हमारा मिनिमम वाला होगा। कैसे सर? सीजीएसटी, या रुकिए साइड में कर लेते हैं। फिगर्स भी रहेंगे ना हमारे पास। सीजीएसटी, एचजीएसटी और आईजीएसटी। आउटपुट कितना है? 72,000, 72,000 और 54,000। तो सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, आईजीएसटी का इनपुट कितना है, 79। तो 79 में से 54 गया, और जो बाकी बचा 79 माइनस 54, 25,000। 25,000 हम सेट ऑफ कर देंगे इसके साथ, सीजीएसटी से कुछ भी सेटअप नहीं करेंगे। कितना बचा? 72,000 इसका बचा, 47 इसका बचा, और ये ख़त्म हो गया। अब सीजीएसटी को पकड़ते हैं। सीजीएसटी को हम, कितना है हमारे पास सीजीएसटी का, सीजीएसटी का कितना बचा है हमारे पास, 75,000। तो हम 72 तक, 72 तक हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 72 कर दिया, इससे एडजस्ट कर नहीं सकते, ये जीरो हो गया, 47 बच गया। अब एच जी एस टी आता है आपका, सी जी एस टी से कर नहीं सकते, आई जी एस टी पहले ही ख़त्म है। 18,000 इससे सेट ऑफ कर देते हैं हम, 18,000 इससे सेट ऑफ कर देते हैं। 47 माइनस 18,000, 29,000 बाई हमें कैश पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा मिनिमम होगा। बाकी कोई सा भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिएगा, बाकी में टैक्स कैश में इससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आईटीसी का चैप्टर अंडर जीएसटी। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट निकल के आता है या कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।